हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान की अनुक्रमणिका। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले अनुक्रमणिका दी हुई है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक दिए हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु और फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 4 धातु एवं अधातु। आइए बच्चों, हम देखते हैं पार्ट 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के प्रश्नोत्तर। पार्ट 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। अति लघुत्तरीय प्रश्न। नायलॉन के किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है? देखिए प्रश्न नंबर 1 विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 33 के पैराग्राफ 3 से में उत्तर मिलेगा। नायलॉन के गुण। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया। देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 33 पर। नायलॉन क्या है? नायलॉन किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है? तो देखिए नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। तो इस तरह से नायलॉन के गुणों के कारण नायलॉन कपड़ा उपयोग के निर्माण में हुआ। देखिए नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। बरसात के दिनों में आप संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे में से किस रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे और क्यों? बरसात के दिनों में हम संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे में से किस रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 35 के पैराग्राफ 2 में। तो आइए बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं बरसात के दिनों में हम संश्लेषित रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये शीघ्र या जल्दी सूखते, अधिक टिकाऊ, कम महंगे और आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा। बच्चों आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ लिखिए। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 37 के पैराग्राफ 3 से 5 में। तो देखिए 3.5 में इसका उत्तर मिलेगा। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ। प्लास्टिक धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं, यह हल्के, प्रबल और चिरस्थायी होते हैं। इन्हें विभिन्न आकार और साइजों में ढाला जा सकता है। देखिए यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवा आदि के संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तु आदि से गिनना प्रारंभ करें, अब इस तरह से प्लास्टिक क्या है, उपयोगी है और प्लास्टिक के पात्रों का हम खाद्य संचयन हेतु उपयोग कर सकते हैं।
आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर आग बुझाते समय आग नहीं लगती? इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमें प्रश्न क्रमांक 38 पर। क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर आग बुझाते समय आग नहीं लगती? तो देखिए, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर मेलमाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, जिसके कारण आग बुझाते समय आग नहीं लगती। जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उनके कपड़ों पर मेलमाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जिससे क्या होता है कि जो हमें उन्हें अग्नि से बचाती है, जो उसे अग्निरोधक बनाती है, जिसके कारण आग बुझाते समय आग नहीं लगती। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, तालिका में रेशों से निर्मित कुछ वस्तुएं दी गई है जिन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमें विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के 33, 34 और 35 पर मिलेगा। कुछ वस्तु का नाम दिया हुआ है, वस्तु का नाम और रेशे का प्रकार। वस्तु का नाम ऊनी स्वेटर, दांत साफ करने का ब्रश, रेशमी साड़ी, टेरिलिन की शर्ट, सूती कुर्ता, पीटी से बनी बोतलें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें वस्तु का नाम ऊनी स्वेटर किस रेशे से बना है, तो यह प्राकृतिक है या कृत्रिम है, तो हमें यहाँ रेशे का प्रकार लिखना है। तो ऊनी स्वेटर प्राकृतिक रेशे से बना हुआ है। दांत साफ करने वाला ब्रश कृत्रिम रेशा से बना हुआ है। और रेशमी साड़ी प्राकृतिक रेशे से बनी हुई है। टेरिलिन की शर्ट कृत्रिम रेशे से बनी हुई है। सूती कुर्ता प्राकृतिक रेशे से बना हुआ है। और पीटी से बनी बोतलें कृत्रिम रेशे से बनी हुई है, यह कृत्रिम है। तो इस तरह से हमने जो वस्तुएं दी हुई थी हमें उनके रेशे का प्रकार लिखा है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, कचरे के ढेर से गाय व अन्य जानवर खाद्य अपशिष्ट के साथ साथ पॉलीथीन की थैली व खाद्य पदार्थों के रेपर भी निगल लेते हैं, इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, कचरे के ढेर में क्या होता है, गाय व अन्य जानवर खाद्य अपशिष्ट के साथ साथ पॉलीथीन की थैली व खाद्य पदार्थों के रेपर भी निगल लेते हैं, इनसे उन्हें क्या नुकसान होता है? तो देखिए, कचरे के ढेर से गाय व अन्य जानवर खाद्य अपशिष्ट के साथ साथ पॉलीथीन की थैली व खाद्य पदार्थों के रेपर भी निगल लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी भोजन उनकी श्वास नली में अटक जाता है अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। जब पशु विशेष रूप से गाय कचरा खा रही हो तो खाद्य अपशिष्ट खाने के क्रम में से ये पशु पॉलीथीन की थैली और खाद्य पदार्थों को रेपर भी निगल लेते हैं, जिससे क्या होगा कि प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अस्तर यह उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए हमें लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियों नालियों को रोक देते हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते और चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रेपर सड़क पर अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्लास्टिक की थैलियाँ कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। इधर उधर फेंकने से उन्हें जानवर विशेषकर गाय खा लेती है, जिससे उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में पर्यावरण के हित में आप कौन कौन से 5R सिद्धांत का उपयोग करेंगे तथा 3 उपाय लिखिए जिससे पर्यावरण स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 39 पर। देखिए, 5R सिद्धांत तथा 3 उपाय लिखिए जिससे पर्यावरण स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहेंगे।
5R सिद्धांत, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 39 के अंतिम पैराग्राफ में। देखिए 5R सिद्धांत का क्या है, उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए, उपयोग ना करिए। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमें 5R सिद्धांत का याद रखना चाहिए। देखिए 5R सिद्धांत क्या है हमारा, उपयोग कम करिए, रिड्यूस, जिसे क्या बोलेंगे, रिड्यूस, उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, रीयूज, पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल, पुनः प्राप्त करिए, रिकवर, और उपयोग ना करना, रिफ्यूज। इस प्रकार की आदतें करिए जो हमारे पर्यावरण के लिए हितैषी है। तो इस तरह से हमने 5R सिद्धांत के बारे में यहाँ पर लिखा है और आपको बताया भी है। आप भी इसे अपनी एडुकेटेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। और इसके उपाय बताएंगे हम। कचरे का सही निपटान, इसका उपाय क्या है, कचरे का सही निपटान, प्लास्टिक का सीमित उपयोग, और बाजार जाते समय कागज कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हम प्लास्टिक की थैलियों को जलाशय में अथवा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े की थैली या जूट का थैला लेकर जाए, कागज़ का थैला लेकर जाए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बने भोजन रखने के डिब्बे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 5R सिद्धांत का उपयोग करेंगे और एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हम पर्यावरण हितैषी और 5R सिद्धांत का उपयोग करके पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाएंगे। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। थर्माप्लास्टिक और थर्मासेटिंग प्लास्टिक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। जो थर्माप्लास्टिक और थर्मासेटिंग के प्लास्टिक में उदाहरण सहित अंतर लिखना है हमें। यहाँ पर देखिए हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमारे विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 36 पर। थर्माप्लास्टिक क्या है, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, इसे क्या कहेंगे हम, थर्माप्लास्टिक कहेंगे। और थर्माप्लास्टिक ये जो आसानी से मुड़ जाता है वह क्या कहलाता है, थर्माप्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण दिया हुआ है जैसे पॉलीथीन और पीवीसी, थर्माप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्माप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। और थर्मासेटिंग, ये क्या है, थर्मासेटिंग ऐसा प्लास्टिक है जिसे एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ये थर्मासेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। तो देखिए इस तरह से हमने थर्माप्लास्टिक और थर्मासेटिंग को आपको उदाहरण देकर समझाया। देखेंगे कुछ वस्तुएं क्या होता है, प्लास्टिक की कुछ वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल गर्म जल में डालते हैं तो यह विकृत हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है उसे हम थर्माप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्माप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। और दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें क्या ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ये थर्मासेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आते हैं। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, यह आग का प्रतिरोधक भी है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। इस तरह से हमने आपको थर्माप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बारे में अंतर उदाहरण सहित समझाया। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, यह कथन की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 38
और 39 में। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, क्योंकि यह कई वर्षों तक अपघटित नहीं होती। क्या होता है, प्लास्टिक क्या है, कई वर्षों तक अपघटित नहीं होती और यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। इसे जलाने पर विषैली गैसें उत्सर्जित होती है। भूमि में एक परत बनाकर यह वर्षा के जल को भूमिगत नहीं होने देता है, जिससे जल स्तर में कमी आती है तथा नालियों में फंस जाने के कारण गंदगी सड़कों पर आती है। अतः अनेक कारण हैं जो हमें इसके उपयोग को रोकने या कम करने के लिए प्रेरित करती है। प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक क्या है, अपघटित नहीं होता। प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इसे संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूल उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और कपास, जूट से बने थैलों का प्रयोग, जैसे जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग अलग निस्तारण कर सकते हैं। इस तरह से हम जहाँ तक संभव हो हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा। बच्चों आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो जैव निम्नीकरण है और अजैव निम्नीकरण है उसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 38 पर मिलेगा जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। तो देखिए बच्चों यहाँ जैव निम्नीकरण दिया हुआ है। जैव निम्नीकरण पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। जैव निम्नीकरण वह पदार्थ है जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, वह क्या कहलाएगा, जैव निम्नीकरण कहलाएगा। और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। तो इस तरह से हमने जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण में अंतर लिखा। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ अपशिष्ट के प्रकार दिए हैं, उन्हें जैव निम्नीकरण व जैव अनिम्नीकरण में विभाजित कीजिए। देखिए अपशिष्ट के प्रकार, पदार्थ की प्रकृति, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। देखिए ऊनी स्वेटर ये क्या है, जैव निम्नीकरण है। दांत साफ करने का ब्रश जैव अनिम्नीकरण है। रेशमी साड़ी जैव निम्नीकरण है। टेरिलिन की शर्ट जैव अनिम्नीकरणीय है और सूती कुर्ता जैव निम्नीकरणीय है और पीटी से बनी बोतलें जैव अनिम्नीकरणीय है। तो इस तरह से जो हमें अपशिष्ट के प्रकार दिए थे, ऊनी स्वेटर, दांत साफ करने का ब्रश, रेशमी साड़ी, टेरिलिन की शर्ट, सूती कुर्ता, पीटी से बनी बोतलें, इनको हमने जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में विभाजित कर दिया है। आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 4 धातु एवं अधातु।